नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी हिंदी से जो कि क्लास 8th की है, दूरवा नामक पाठ्य पुस्तक से 13वां पाठ है अन्याय के खिलाफ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थ को और उसके बाद पाठ पे चलेंगे। तो अन्याय के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई, क्यों उठाई, कैसे उठाई, इस सब के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके शब्दार्थ पे। गुलाम मीन्स होता है किसी के अधीन या पराधीन, दूसरों के अधीन होना, उसको क्या कहते हैं, गुलाम। हक मीन्स होता है अधिकार, हक मीन्स अधिकार। निगाह मीन्स नज़र, निगाह मीन्स नज़र। क्रूर मीन्स होता है निर्दयी, दया नहीं करने वाला। वहीं घमंड मीन्स होता है अभिमान। पगडंडी मीन्स होता है मनुष्यों के चलने से जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ पतला रास्ता, पगडंडी, या आम रास्ता जिस पर मनुष्य चलते हैं। टुकड़ी मीन्स होता है समूह। अचूक मीन्स खाली न जाने वाला, अचूक। वहीं शक्ति मीन्स होता है कड़ाई से। फुर्ती मीन्स तेजी। तरकीब मीन्स उपाय। मिसाल मीन्स उदाहरण, तो आइए चलते हैं सबसे पहले पाठ पे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अन्याय के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई, क्यों उठाई, और अन्याय क्यों हो रहा था लोगों पर, कब हो रहा था, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अन्याय के खिलाफ पाठ में बात थी 1922 ईस्वी की। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। जब भारत देश 1947 से पहले आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय 1922 की स्थिति थी। तो अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज़ शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे, और ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे या कमाया करते थे। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, तो उनका जो जीवन था वह मुश्किल हो गया। अर्थात तो उनका जो जीवन था नॉर्मल तरीके से चलता था, और अंग्रेज जब उनके हक को छीनने लगे, तब क्या था कि अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया, तो उनकी निगाह कोया आदिवासी पर पड़ी। अर्थात वे समझने लगे कि जो कोया आदिवासी हैं वे सड़क बनाने में मदद करेंगे। और उस तहसीलदार का नाम था वेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। जो तहसीलदार था वेस्टियन स्वभाव से अक्खड़ और क्रूर था, अर्थात उसको किसी पर दया नहीं आती थी। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला कर बोला कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा और तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज़ सरकार का यह हुक्म है, आदेश है। यह कहकर वह चला जाता है और कहता है कि यह जान लो कि आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे और कुछ करें तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो वेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, अर्थात गुस्से से लाल हो गया कि क्या मिलेगा।
हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। आगे से यह सवाल मत पूछना। वह आदिवासियों को कौन समझता था? नौकर। वहीं आदिवासी सहम गए, डर गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था और उस साधु का असली नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया था। जो अल्लूरी श्रीराम राजू था, वह जब जंगलों में रहने लगा तो कोया आदिवासी जो वहाँ पर रहते थे उनसे वह अच्छी प्रकार से घुल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। तब क्या हुआ कि श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत जाग गई। श्रीराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी। अर्थात गांधी जी से प्रेरणा ली और गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। अब आगे क्या हुआ कि यह सब सुनकर कोया आदिवासी जो थे उनका दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था कि विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। अर्थात जो कोया आदिवासी थे उसकी बातों को मान करके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। अर्थात बहुत ज़्यादा डर गए थे वो, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी सेना आसपास के जो राज्यों में थी वह भी बुला ली। पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना थी कि 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। अर्थात अंग्रेज़ों की सेना भारी पड़ रही थी। जब सकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नज़र आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। अचूक मतलब जो चूके नहीं। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस ही भाग जाती थी। अर्थात जो आदिवासी थे, राजू जो उनका लीडर बना हुआ था, उसको देख करके थानों से पुलिस भी भाग जाया करती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होना पाए। बाल बांका न होना यह एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है कि कुछ भी न बिगाड़ पाना। तो भारतीय सैनिकों का बाल बांका न होने पाए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता या निकलता था तो मानो उन्हें किसी का भय न हो, किसी से डर नहीं लगता था। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। तब क्या हुआ कि राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो, अर्थात बिल्कुल भी पता न चल पाए।
जब यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज जो थे उनकी खबर नहीं लगा पाते थे, उनका पता नहीं चल पाता था। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी, एक योजना सूझी, एक युक्ति सूझी कि उन्होंने सोचा कि आदिवासियों की लड़ाई में तो हरा ही नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रहना मानना पड़ेगा। तो अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। तो लोगों की बंदूकों के कारतूस जो थे वो भी ख़त्म हो गए थे। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उनकी उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ या दर्द बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज़ इन हजारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्रीराम राजू ने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडोल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। पर गुडोल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले, कि थोड़ा सा भी मौका उसको नहीं मिलना चाहिए। उसके इशारे पर ही एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू को अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। उसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज़ सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था कि वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती, अपनी मर्जी से उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला किया गया। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो यह था पाठ। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। दूसरा है, श्रीराम राजू कौन था, उसने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी क्या क्या करते थे। कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए। नेक्स्ट है, गांधी जी की बात कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहन करने से इनकार करेंगे। ऊपर श्रीराम राजू द्वारा आदिवासियों से गांधी जी की कही हुई बात का उल्लेख हुआ है।
गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारी बातें कही थी। यह सब तुम्हें गांधी जी पर लिखी गई किताबों, फिल्मों और अन्य जगहों पर मिल सकता है। तुम उन कही हुई बातों में जो बहुत महत्वपूर्ण समझो उसके अपने साथियों को बताओ। नेक्स्ट है देशभक्तों के नाम। तुमने इस पाठ में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले 2 व्यक्तियों के नामों को जाना। एक गांधी जी और दूसरा था श्री राम राजू। पता करो कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों में हमारे प्रदेश से कौन कौन व्यक्ति थे। उनमें से किसी एक के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या ठीक होगा कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा? क्या यह ठीक होगा? तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? ऊपर के कथनों में पहला कथन तहसीलदार वेस्टियन का है। आदिवासियों के गांव में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि दूसरा कथन जो है आदिवासियों में से किसी का है, जो तहसीलदार से पूछना चाहा था कि अब तुम सोच कर बताओ कि तुम्हारे विचार से वेस्टियन का कथन ठीक होगा। नेक्स्ट, आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया वह कथन कैसा है? तुम्हारे विचार से क्या ठीक होगा? अपने पसंद से कथन को अपने ढंग से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, सड़क बनाने में किन किन सामानों की ज़रूरत होती है, बताइए। नेक्स्ट है, इन प्रदेशों में कौन कौन से आदिवासी रहते हैं, पता करके लिखिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं नेक्स्ट है 6वां कि राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा? राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर क्या असर हुआ होगा? अगला क्वेश्चन है, लोगों की बंदूक के कारतूस खत्म हो गए। ऊपर का यह वाक्य इसी पाठ का है। इसमें आदिवासियों द्वारा बंदूकों और कारतूसों के प्रयोग के भी प्रमाण मिलते हैं। इस पाठ की खोजबीन करो तो पाओगे कि आदिवासी पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। अब तुम जरूर समझ गए होंगे कि आदिवासियों ने बंदूकों व कारतूसों का प्रयोग कैसे किया। कारतूसों ने सन 1857 में स्वतंत्रता की चिंगारी को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समूह बनाकर इसके बारे में खोजबीन करो। कक्षा के प्रत्येक समूह में से एक प्रतिनिधि सबको अपनी खोजबीन के बारे में बताएगा, या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मुहावरे के नीचे लिखे वाक्यों का मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम कुछ नए वाक्य बनाओ कि एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर देना मीन्स मार देना। आदिवासियों को जो हिम्मत थी जवाब देने लगी। हिम्मत जवाब देने लगना मीन्स हार कर या डर कर शांत बैठ जाना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मीन्स आश्चर्य होना या बहुत ज़्यादा उन किसी के काम को देख कर के आश्चर्य महसूस करना। किसी को कानों खबर न होना, अर्थात किसी को बिल्कुल भी किसी बात के बारे में पता न चलना। अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। छक्के छूटना मीन्स डरना, भाग जाना, डर कर भाग जाना। अंग्रेजों के होश उड़ना। होश उड़ना मीन्स किसी कार्य या किसी बात को देख या किसी कार्य को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाना, होश उड़ जाना, होश खो देना। वहीं भारतीय सैनिकों का बाल बांका न होना, मतलब उसका किसी का भी कुछ न बिगाड़ पाना। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि मन और मन। आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती। उसके पास कई मन गेहूँ था। ऊपर के पहले वाक्य में मन का मतलब दिल या हृदय, वहीं दूसरे वाक्य में मन का मतलब नाप तोल का एक शब्द होता है मन। इस तरह मन के 2 अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात
जिन शब्दों के दो अर्थ निकलें और वो एक जैसे शब्द हों तो वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। तो नीचे ऐसे ही शब्द हैं जैसे सोना। सोना मीन्स होता है सो जाना या नींद आ जाना। वहीं सोना एक होती है स्वर्ण या सोना जैसे बोलते हैं, वह एक धातु होती है। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर एक दिशा होती है। वहीं उत्तर मीन्स जवाब भी होता है। हार। हार मीन्स पराजय या हार जाना। मीन्स हार मीन्स माला भी होती है। नेक्स्ट है वचन को बदलो। नंबर। चेंज हैंड नंबर्स। तो सिपाही ने राजू पर गोली चलाई, तो हम इसको बदल सकते हैं सिपाहियों ने राजू पर गोलियां चलाई। नेक्स्ट है उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। तो उगी हुई फसलों को क्या हो जाएगा? फसलों को जलाया जाने लगा। नेक्स्ट है आदिवासियों की हिम्मत जवाब दे गई। अर्थात आदिवासियों की हिम्मतें जवाब दे रही थी। वहीं आगे से यह सवाल मत पूछना। तो आगे से ये सवाल मत पूछना। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे घमंड से क्या होता है? घमंडी। भाववाचक जो संज्ञा होती है जैसे घमंड, हिम्मत, साहस, स्वार्थ, अत्याचार, विरोध। अब इनसे हमें क्या बनाना है? विशेषण। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाएं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे घमंड से घमंडी, हिम्मत से हिम्मती, साहस से साहसी, स्वार्थ से स्वाभिमानी, स्वार्थी, अत्याचार से अत्याचारी, विद्रोह से विद्रोही। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पार्ट आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और तुरंत आप उसके पार्ट को नेक्स्ट पार्ट जो हिंदी पार्ट होंगे, जो श्रृंखला चल रही है उसके बारे में जान पाएंगे। और अपने मित्र फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।